अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रांड मैनेजमेंट टॉपिक 2 के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर राशिद सलीम। टॉपिक 1 में हमने ब्रांड मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली उसमें हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो प्रोडक्ट के ऊपर था, जिसमें गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। अब हम ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट से मूव कर रहे हैं ब्रांड के ऊपर, और ब्रांडिंग क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, ब्रांडिंग आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, आपको मैंने जो ब्रांड की डेफिनेशन बताई थी कि इट कुड बी अ नेम, इट कुड बी अ साइन, अ सिंबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो कुछ भी जो है वो ब्रांड हो सकता है, और एक ब्रांड की मैंने इक्वेशन आपको समझाई थी कि ब्रांड में प्रोडक्ट भी है, ब्रांड के अंदर ब्रांड एलिमेंट्स भी हैं और ब्रांड के अंदर कस्टमर के लिए वैल्यू भी है। जब ये 3 चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ब्रांड बनता है। तो पता ये चला था कि ब्रांड जो है ये प्रोडक्ट से एक बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस चीज़ को ब्रांड बना सकते हैं? तो जवाब ये है कि आप किसी भी तरह की चीज़ को, चाहे वो गुड्स में आती है या सर्विसेज़ में आती है, उसको आप ब्रांड बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कई एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, जैसे केक्स एंड बेक्स है। ये एक ब्रांड है और इसकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो बेकरी आइटम्स हैं। इसी तरह से लक्स जो है दैट इज़ अ सोप, यूनिवर्थ ब्रांड है और इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो मेंस रेडीमेड गारमेंट्स हैं। इसी तरह से सुजुकी ऑल्टो इज़ अ ब्रांड और प्रोडक्ट कैटेगरी में ये कार है। एचपीएल इज़ अ ब्रांड और प्रोडक्ट कैटेगरी इसकी बैंक है। इसी तरह से यूई इज़ अ ब्रांड और प्रोडक्ट कैटेगरी में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आता है, जो कि सर्विसेज का पार्ट है। तो इसी तरह आप कई एग्जांपल्स देख सकते हैं कि एक ब्रांड लिखा गया है और उस ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी कौन-सी है वो बताई गई। जी, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। ब्रांड कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, किसी भी चीज़ को आप ब्रांड बना सकते हैं। तो इट कुड बी फिजिकल गुड्स, जैसे आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, शूज़ हैं, गारमेंट्स हैं। उसके बाद कोई खाने वाली चीज़ें हैं, वो पीने वाली चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, ये हर तरह की जो चीज़ें। अब इसको भी हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बी टू सी, यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर, जो शूज़ बनाते हैं। इसी तरह से यूनिवर्थ वाले जो है वो गारमेंट्स बनाते हैं, स्टाइलो वाले शूज़ बनाते हैं, केक्स एंड बेक्स वाले बेकरी आइटम्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंपनी जो कॉमन यूज़र्स हैं उनके लिए बना रही है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो कॉमन यूज़र्स की बजाय वो किसी दूसरी कंपनी के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स बना रही हो। इन दैट केस इसे हम बी टू बी कहते हैं या बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे बर्जर पेंट एक कंपनी है जो कि पेंट बनाती है, लेकिन पेंट बनाने के लिए इसको केमिकल्स चाहिए। तो कोई और ऐसी कंपनी होगी जो पेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बना रही होगी और वो बर्जर को या दूसरी पेंट बनाने वाली कंपनीज़ को सप्लाई करती है। तो वो जो दूसरी कंपनी है वो बी टू बी में इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके बाद जो सर्विसेज़ हैं इनको ब्रांड बनाया जा सकता है। जैसे पीटीसीएल है, वो एक सर्विस दे रहा है, ज़ोंग जो है वो सर्विस दे रहा है, यूफ़ोन सर्विस दे रहा है, नेटसोल सर्विस दे रहा है, टीआरजी कंपनी सर्विस ओरिएंटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है। कोई डॉक्टर हैं, कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, तो वो भी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर रिटेलर्स हो सकते हैं, जैसे यूरो स्टोर है, जैसे रेनबो स्टोर है, जैसे अल-फतेह स्टोर है, ये सारे रिटेल स्टोर्स हैं और ये सारे ब्रांड्स भी हैं। फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ हो सकती हैं, जैसे ओएलएक्स की एग्ज़ाम्पल आप ले लें। फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे फ़ेसबुक है, व्हाट्सऐप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और ये सारे ब्रांड्स भी हैं। फिर लोग जो है इवन वो ब्रांड हो सकते हैं, जैसे एसआरके, शाहरुख खान एक ब्रांड है। इसी तरह से माइकल जैक्सन जो है वो एक ब्रांड था। इस तरह के बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ब्रांड्स में आ सकती हैं। ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जैसे शाहिद अफरीदी ऑर्गेनाइज़ेशन है, जैसे अख़ुवत है, जैसे ईदी वेलफेयर सर्विस है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस भी हैं और ब्रांड्स भी हैं।
इसी तरह से मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको भी ब्रांड बनाया जा सकता है। ओलंपिक्स ब्रांड है, आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो ब्रांड है, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है फीफा वर्ल्ड कप, वो भी ब्रांड में आता है। एंटरटेनमेंट हो सकती है जी ब्रांड, जैसे कोक स्टूडियो है, जैसे पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स है, जैसे नेस्कैफे बेसमेंट है, जैसे वीलो साउंड स्टेशन जो है वो आया था। तो ये सारी एंटरटेनमेंट है और ये ब्रांडेड एंटरटेनमेंट है। ज्योग्राफिक लोकेशंस भी ब्रांड हो सकती हैं, जैसे डिज्नीलैंड है, जैसे पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो भी जो पर्टिकुलर स्पेस जो प्लेसेस हैं उनको हम ब्रांड कह सकते हैं। फिर ब्रांड जो है वो आइडियाज या कॉजेज भी हो सकता है। जैसे आप एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस देना चाह रहे हैं तो रेड कलर का जो रिबन है वो इसका एक लोगो बन जाता है। तो यहाँ आप एक कॉज को या एक आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह से जो कोरोना की अवेयरनेस के हवाले से अगर आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो ये भी एक ब्रांड के अंदर जो है इसको हम शामिल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांड्स जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों ब्रांड्स की जरूरत पड़ती है, और ये हम कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से भी समझेंगे और जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, उसके व्यू पॉइंट से भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज ये देखिएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम विद रिस्पेक्ट टू देयर एट्रीब्यूट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर बेनिफिट्स 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स जिन्हें सर्च गुड्स कहा जाता है, जिसमें हमारी एफएमसीजीज हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनके हम प्राइस के अलावा इनका कलर, इनकी शेप, इनका साइज, इनका डिजाइन, इनकी पैकिंग, इनके इंग्रेडिएंट्स, इनका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन है वो हम एट द स्पॉट हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करेंगे, उसकी पैकिंग के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर हम मुख्तलिफ ब्रांड्स को, कंपनीज को कंपेयर भी कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि फलां जो प्रोडक्ट है, फलां जो ब्रांड है वो दूसरे से बेहतर है। तो उसकी बेस पे हम डिसीजन कर लेते हैं उसको खरीदने का। तो मेन चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इसकी पैकिंग है। एंड याद रखिए कि पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। जब हम ब्रांड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें पैकिंग भी आ जाता है। यानी ये ब्रांड का एक एलिमेंट था जिसने हमें मुख्तलिफ जो सर्च गुड्स हैं उनको समझने, उनको कंपेयर करने और उसमें से बेस्ट ब्रांड या प्रोडक्ट जो है वो पिक करने में मदद दी। दूसरी वो कैटेगरी है जिसमें एक्सपीरियंस गुड्स आ जाती हैं, जिसमें यानी कुछ ना कुछ फीचर्स तो आपको पता चल जाते हैं, लेकिन जो सही मानों में आइडिया है वो आपको उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद आता है, या दूसरे लोगों के कुछ एक्सपीरियंस या आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वहां से कुछ आइडिया हो सकता है कि ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड जो है वो अच्छा है या नहीं। जैसे आप मुख्तलिफ जो ऑटोमोबाइल टायर्स हैं वो यूज करते हैं, तो टायर चूंकि हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, 2 3 4 साल के बाद जो है वो हमें टायर रिप्लेस करने होते हैं गाड़ी के, तो हम फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते, इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो ब्रांड इमेज को देखते हैं कि वो कंपनी, वो सेलर जिसका इमेज ज्यादा अच्छा है, जिसके बारे में लोग अच्छी बात करते हैं, हम वो इमेज बेस्ड ब्रांडिंग जो सॉरी ब्रांड जो है वो खरीदते हैं। या हम अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर डिसीजन करते हैं। तीसरी वो गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें क्रेडेंस गुड्स कहा जाता है, जो हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा होता और लोगों का एक्सपीरियंस भी उस हवाले से कम ही होता है। जैसे इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें 20 25 साल आप पैसे देते हैं, तो जाहिर है कि कम लोगों का एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर आपने अगर डिसीजन करना हो तो फिर आप जो ब्रांड का इमेज है प्योरली उसके ऊपर रिलाय करते हैं कि कौन सा ब्रांड जो है वो ज्यादा उसके बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आप सुनते हैं। तो तीनों तरह के ग्रुप्स में आप देखें, एक में आपको पैकिंग से जो है ना वो डिसीजन करने में मदद मिल रही है, दूसरे से आपने जो ब्रांड इमेज और एक्सपीरियंस रहा है उसके हवाले से, और तीसरे में प्योरली आप ब्रांड इमेज के ऊपर जो है वो डिसीजन कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ से हमें ब्रांड की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई ब्रांड का जो एक हिस्सा है वो जरूर आ रहा होगा जिसकी बेस पे हम डिसीजन करेंगे जी। नेक्स्ट,
इससे प्रीवियस स्लाइड थी। अच्छा जी, अब हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स और विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कस्टमर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए ब्रांड की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। जब एक कोई ब्रांड कस्टमर्स के सामने आता है तो वो देखते हैं कि ये ब्रांड किस कंपनी का है। अगर वो कंपनी जो है वो एक रिप्यूटेड कंपनी है, एक रिलायबल कंपनी है, तो उसके ब्रांड्स को भी रिलायबल समझा जाता है। तो ये इसका सोर्स कहलाता है। अगर सोर्स अच्छा है तो फिर ब्रांड को भी अच्छा समझा जाएगा और उस ब्रांड पे जो है वो आप रिलाई करेंगे, चाहे वो एक नया ब्रांड ही क्यों ना हो। फिर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्ट मेकर। देखें, जो ब्रांड होता है ना, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये सारी जिम्मेदारी चली जाती है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी खुद भी ये जिम्मेदारी मानती है और कस्टमर के जहन में भी यही होता है। क्योंकि आपने कोई आम सी प्रोडक्ट जो है किसी जगह से ले ली जो ब्रांडेड नहीं थी या कोई लोकल ब्रांड था, अब अगर वो खराब हो जाती है तो जो दुकानदार है और कंपनी है वो उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बजाय कोई अच्छा ब्रांड हो, मिसाल के तौर पे आपने नेस्ले मिल्क पैक खरीदा और जब आपने उसे खोला तो वो दूध खराब निकल आया। अब आप इसे रिप्लेस करना चाहें तो चांसेस हैं कि दुकानदार भी इसको आसानी से रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि उससे भी पता है कि आगे कंपनी वाले भी बआसानी उसको चेंज कर देंगे या पैसे वापस कर देंगे। लिहाजा यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी वो कंपनी पे आ जाती है, जो कि कस्टमर के लिए एक सेटिस्फेक्शन का बायस होता है। फिर एनहांसिस क्रेडिबिलिटी एंड ईज ऑफ बाइंग। जब ब्रांड के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, ब्रांड को आप रिलायबल ब्रांड समझते हैं, उसकी कंपनी को आप रिलायबल समझते हैं, तो ये चीज आपके जो बाइंग डिसीजन है ना, इसको आसान बना देती है। आप आंखें बंद करके जो है वो खरीद लेते हैं। देखिए ना, आप अपने इर्द गिर्द जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स हैं, जब आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं शॉपिंग करने, तो आपने चाय की पत्ती खरीदनी है तो चांसेस हैं आप टपाल खरीदेंगे, येलो लेबल खरीदेंगे या सुप्रीम खरीदेंगे, तीनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं। आपने घी खरीदना है या ऑयल खरीदना है तो आप सूफी वालों का ऑयल खरीद लेंगे, डालडा खरीद लेंगे, मेज़ान खरीद लेंगे, क्योंकि आपको पता ही अच्छे ब्रांड्स हैं। इसी तरह से आप केचअप खरीदने जाएंगे तो आप शंग्रीला खरीद लेंगे, नेशनल खरीद लेंगे, या कोई और अच्छा ब्रांड जो है वो आप खरीद लेंगे। तो आपको पता है कि सारे जो है वो मोर और लेस एक जैसे अच्छे ब्रांड्स हैं, प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो ये आपकी बाइंग को आसान कर रही है, बजाय इसके कि आप कोई बहुत लोकल प्रोडक्ट्स या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदने जाएं। वहां पे आपको क्वालिटी का, प्राइस का जो है वो कोई आइडिया नहीं होता। फिर है जी रिस्क रिड्यूसर। जो ब्रांड्स हैं, ये आपके 6 तरह के रिस्क होते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करता हूँ। इन रिस्क को अगर एलिमिनेट नहीं भी करते तो मिनिमाइज जरूर कर देते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। फिर जो ब्रांड्स हैं, ये आपकी सर्च कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। यहाँ सर्च कॉस्ट से मुराद 2 तरह की सर्च है। एक जो मेंटल सर्च है और दूसरी जो है वो फिजिकल सर्च है। जब आप किसी चीज को खरीदने के बारे में सोचते हैं, हमेशा याद रखें कि आप जब सोचते हैं तो आप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी सोचते हैं। जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप सोचते हैं यार कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो यहाँ पे गाड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी है। ब्रांड पे हम अगले स्टेप में आते हैं। इसी तरह से अगर आपको पिज्जा खाना है तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि किस कंपनी का जो पिज्जा है वो ऑर्डर किया जाए। इसी तरह से आपको शूज खरीदने हैं तो आप फैसला करेंगे कि शूज लेने हैं। उसके बाद फैसला होगा कि जी कौन सी कंपनी के, ये कहाँ से खरीदना। तो पहले आप मेंटली सोचते हैं और उसके बाद फिजिकली आप जाके सर्च करते हैं। तो ब्रांड्स आपकी ये जो मेंटल और फिजिकल सर्च है ना, इसको बहुत आसान बना देते हैं। कैसे? कि अगर एक ब्रांड है जिसके बारे में आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी अच्छा है, उस ब्रांड की वैसे भी वर्थ है, उस ब्रांड को एक अच्छा रिलायबल ब्रांड समझा जाता है, तो आपको ज्यादा सोचने की और ज्यादा घूमने फिरने की जो है वो जरूरत पेश नहीं आएगी। आप अब तो ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो ऑनलाइन भी बिकते हैं, तो आप ऑनलाइन एक ऑर्डर करेंगे, आपको वो घर पे पहुंचा देंगे और फिर आपसे वो पैसे ले लेंगे। तो बहुत आसान हो गया इस तरह से सर्च करना, बजाय इसके कि आप पहले सोचें, फिर आप सारा टाइम भी लगाएं और फिर खरीदने के बाद भी आपको ये तसल्ली ना हो कि मैंने कोई अच्छी चीज खरीदी है या नहीं। तो ब्रांड्स आपके इस काम को आसान कर देता है। फिर है जी सिग्नल ऑफ क्वालिटी।
ब्रांड्स के साथ जो अच्छे ब्रांड्स के साथ जो क्वालिटी है वो एसोसिएटेड होती है। जब भी आप कोई अच्छा ब्रांड आपके सामने आता है तो आपके जहन में जो क्वालिटी है उसके हवाले से वो जरूर आप उसको उसके साथ रिलेट करते हैं। जो ब्रांड्स अच्छे नहीं हैं या नॉन ब्रांडेड चीजें हैं, वहां पर पहले से हमारे जहन में होता है कि इसकी क्वालिटी को बहुत अच्छी नहीं होगी। जी। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो 6 तरह के जो रिस्क हैं जिनकी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, और कस्टमर्स इन रिस्क जो है इनको मिनिमाइज करना चाहते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो फंक्शनल रिस्क है कि आपने प्रोडक्ट जिस काम के लिए खरीदी है, अगर वो प्रोडक्ट उस काम को ही पूरा ना करे तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ फंक्शनल रिस्क मौजूद है। जैसे आपने एक गीजर खरीदा और गीजर का जो मकसद है वो पानी को गर्म करना है, अगर वो अपना काम ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसमें फंक्शनल रिस्क आ गया। जबकि अच्छे ब्रांड के जो गीजर हैं वो अपना काम तसल्ली बख्श तरीके से पूरा करेंगे। आपने एक पेन खरीदा और पेन का खरीदने का मकसद था कि आप उससे लिखना चाहते हैं, लेकिन जब आपने खरीदा तो वो लिख नहीं रहा, या जब वो लिखता है तो वो अटक अटक के लिखता है। इसका मतलब है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए अच्छी कंपनी का जो पेन है वो खरीदना चाहेंगे। दूसरा फाइनेंशियल रिस्क है। जब आप कोई सस्ती लेकिन गैर मेयारी प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं जो कि ब्रांड नहीं है या कोई लोकल सा ब्रांड है, तो फिर अगर वो खराब हो गई और वो वापस भी नहीं हो सकती, तब्दील भी नहीं हो सकती, और खराब भी हो गई है, या वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि जो पैसा आपने उस पर लगाया था वो जाया हो गया। जबकि अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं, अच्छे ब्रांड्स जो हैं, जब आप उस पे पैसा लगाते हैं तो अव्वल तो चांसेस होते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर वो किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसे जाके चेंज कर सकें। तीसरा फिजिकल रिस्क है। अगर जो ब्रांड है, ऐसे ब्रांड्स जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो ब्रांड्स ही नहीं है इनफैक्ट, और वो आप खरीद लेते हैं, तो फिर उसमें फिजिकल हार्म्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई हेयर कलर जो है वो लगाना चाहते हैं, अब उसमें मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, महंगे वाले भी हैं, लोकल भी हैं जो अच्छे ब्रांड्स में आते हैं, और बिल्कुल सस्ते और अ, गली मोहल्लों वाले ब्रांड्स में। तो जब आपने कोई बहुत ही ऐसी प्रोडक्ट यूज कर ली जो ब्रांड ही नहीं था, और उसको आपने सर पे लगाया, तो हो सकता है आपके बाल जो है वो उतरना शुरू हो गए, या आपके सर में खारिश शुरू हो गई, या उसमें कोई ऐसे केमिकल्स थे जो आपकी जिल्द के लिए हार्मफुल थे, या आपने वायरिंग यूज की, तो बजाय इसके कि किसी अच्छी कंपनी की जो वायरिंग है वो आप इस्तेमाल करते, जो तारे हैं वो आप इस्तेमाल करते, आपने कोई कोई लोकल बहुत कोई गैर मियारी जो ब्रांड है, या ब्रांड था ही नहीं, वो आपने तारें खरीद के लगा दी, तो खुदा ना खासा उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस तरह से जो फिजिकल उसके हार्म्स है ना वो हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी सोशल रिस्क, जिसको हम एक एम्बैरेसमेंट और एप्रिसिएशन इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देखें, जब आप कोई ऐसा ब्रांड यूज करते हैं जो एक रिलायबल ब्रांड है जिसको लोग पसंद करते हैं, तो उस ब्रांड को इस्तेमाल करने की वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरी साइड पे एक ऐसा ब्रांड है जो कि इनफैक्ट ब्रांड है ही नहीं, या बहुत पुअर ब्रांड है, कोई लोकल किस्म का ब्रांड है, जब आप उसको यूज करते हैं तो उसमें सोशल एम्बेरसमेंट के चांसेस होते हैं आपके। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बोनस वॉशिंग पाउडर वालों ने एक कमर्शियल बनाई जिसमें एक चाचा जी दिखाए गए हैं। तो चाची जो हैं, जब उनके कपड़े किसी आम वॉशिंग पाउडर से धोती हैं और उसके बाद चाचा जी उन कपड़ों को पहन के किसी शादी की तकरीब में जाते हैं, अब वहां पे वो डांस करने लगते हैं तो वो कपड़े उनके फट जाते हैं। तो बड़े एम्बेरस होते हैं लोग, जो है वो उससे हंसते हैं, क्योंकि वहां पे आपने एक नॉन ब्रांडेड या आम सा ब्रांड जो है वो यूज किया था। फिर क्या होता है कि वो वापस आते हैं, और उसके बाद उनके घर बोनस वॉशिंग पाउडर जो है वो आ जाता है। अगली दफा फिर चाची उनके कपड़े बोनस वॉशिंग पाउडर से धोती हैं। तो फिर वो कपड़े पहन के किसी तकरीब में जाते हैं, वहां पे फिर डांस करने का मौका आता है। अब वो चेक करते हैं तो ना सिर्फ ये कि कपड़े नहीं फटते, बल्कि लोग उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि कपड़े उनके बड़े साफ सुथरे लग रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आप किसी ब्रांड को, किसी अच्छे ब्रांड को आप यूज नहीं करते तो फिर आपको सोशली एम्बेरसमेंट के जो आपके मौके हैं वो आ सकते हैं। इसलिए आपको अच्छा ब्रांड ही यूज करना चाहिए। फिर उसका जो साइकोलॉजिकल रिस्क है, यानी जब आप कोई अच्छा ब्रांड यूज करते हैं तो आप खुद उस प्रोडक्ट या ब्रांड से सेटिस्फाइड होते हैं।
तो जब आप सेटिस्फाइड होते हैं ना, तो ये चीज फिर आपको बड़ा पुरस्कून रखती है। इसकी बजाय आप कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और वो कोई ब्रांड ही नहीं है या बहुत लोकल किस्म का, पुअर किस्म का ब्रांड है, जब आप उसे यूज करते हैं तो आप अंदर से खुद भी मुतमईन नहीं होते। तो जब आप मुतमईन नहीं होते तो ये साइकोलॉजिकल रिस्क जो है उसमें आ जाता है। और इसके बाद फिर टाइम रिस्क है कि देखें, आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, उसको पहले ढूंढा, फिर खरीदा, उस पे आपने टाइम लगाया, सारा कुछ हो गया, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही है आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो फिर ये सारा कुछ जो आपने टाइम लगाया था वो भी जाया हो गया। इसलिए जब आप कोई अच्छा ब्रांड यूज करेंगे तो उस पे जो टाइम एक तो कम लगेगा, दूसरा ये कि वो जाया नहीं होगा। फिर हम आते हैं जी, मैन्युफैक्चरर या जो सेलर है उसके नजदीक ब्रांड की इंपॉर्टेंस जो है वो किस किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहले तो देखें, ब्रांड इज अ सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा समझाया था कंपैटिटिव एडवांटेज के हवाले से, कि जब आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर जो है वो आपके ब्रांड को एक प्रेफरेंस देता है, वो आपको प्रॉफिट जो है उसके बदले में देता है। तो आपका जो ब्रांड है, जितनी ज्यादा आप वैल्यू देंगे उतना ही कस्टमर उसको पसंद करेंगे, उतनी उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी, और दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में आपकी जो पोजीशन है मार्केट में वो ज्यादा बेहतर होगी। इस चीज को कहते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज। अब ये कंपैटिटिव एडवांटेज देने के लिए हमारे पास दो बड़ी स्ट्रेटेजीज थी। एक लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी थी, दूसरी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। ये ऑलरेडी जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स ने भी थोड़ा सा इसका जो जिक्र है फर्स्ट लेक्चर में मैंने किया था। तो बहरहाल जो ब्रांड्स हैं ये आपके लिए सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज बनते हैं, जो कि आम प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते। फिर है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न। ऑब्वियसली जब आपके पास कंपैटिटिव एडवांटेज मौजूद है तो फिर आप किसी ब्रांड की प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स वो ज्यादा हो सकते हैं, और लोग खुशी के साथ उस ब्रांड के लिए ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। ये रीजन है कि आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको 500 रुपए वाली शर्ट भी मिल जाएगी जो कि ब्रांडेड नहीं होगी, लेकिन लोग यूनिवर्स से 3000 वाली शर्ट भी जो है वो खरीदने में खुशी महसूस करते हैं। तो हालांकि प्राइस का गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ब्रांडेड शर्ट है यूनिवर्स की, उसको पहनना, उसको इस्तेमाल करना, इसमें कई तरह के ना सिर्फ रिस्क जो है उनसे आप बचते हैं, बल्कि आप एक खुशी महसूस करते हैं, एक रिप्यूट जो है वो आप महसूस करते हैं। फिर है जी, और ये कंपनी के लिए जब प्रीमियम प्राइस जाएगी उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल रिटर्न का एक सोर्स बनेगा। सिग्नल ऑफ क्वालिटी, जब आप बताना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। तो जब आप प्रोडक्ट की बजाय ब्रांड का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये ब्रांड हमारा बहुत अच्छा है, बाकियों से सुपीरियर है, तो फिर क्वालिटी को उसके साथ एसोसिएट करना आसान हो जाता है। तो ये एक सिग्नल ऑफ क्वालिटी बन जाता है, ना सिर्फ कस्टमर के लिए बल्कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए भी। मीन्स ऑफ लीगली प्रोटेक्टिंग यूनिक फीचर्स। आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कई तरह के ऐसे फीचर्स हैं जो इसे दूसरी मार्केट में जो कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट बनाते हैं। आपका कोई डिजाइन ज्यादा अच्छा हो सकता है, आपकी जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो ज्यादा हो सकती है, आपकी प्राइस कम हो सकती है, आपके कलर डिजाइन ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, आपकी पैकिंग ज्यादा अच्छी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारा कुछ जो है इसको लीगली प्रोटेक्ट करना है तो आपको उस प्रोडक्ट पे एक नाम देना पड़ेगा, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। फिर आप उसके जो ट्रेडमार्क्स हैं, आपके उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, आप उसके जो कॉपीराइट्स हैं वो अपने पास महफूज कर सकते हैं। फिर लीगली आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं और दूसरे लोग जो है आपके ब्रांड का डिजाइन, लोगो, कलर स्कीम, आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी इस तरह की चीजें हैं जिनको आपने प्रोटेक्ट किया है, वो उनको कॉपी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उनके खिलाफ आप कानूनी जो चाराजोई है वो कर सकते हैं। मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू सिंप्लीफाई प्लानिंग एंड हैंडलिंग। देखिए, एक कंपनी जो है वो कई तरह की प्रोडक्ट्स बना रही होती है, और जब उन्हें हम नाम दे देते हैं, एलिमेंट्स उसमें शामिल कर देते हैं, वो ब्रांड बन जाता है। तो जब भी आप प्लानिंग करते हैं, जब भी आप उसकी हैंडलिंग करते हैं, तो ब्रांड्स के नाम जब मौजूद होंगे तो उसको प्लान करना, हैंडल करना, उसकी एग्जीक्यूशन करना ये आसान हो जाता है। और एक लेक्चर में मैंने किसी में बताया था कि
जो आपके एसपीयूज हैं यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, वो भी ज्यादातर बेस्ड ऑन ब्रांड्स होते हैं। आपके जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपके सारे एसपीयूज ही होते हैं। तो आप हर एसपीयू को अलग अलग से प्लान कर रहे होते हैं, उसको अलग से लेके चल रहे होते हैं। तो ब्रांड मौजूद होगा तो एसपीयू बनेगा, और उसकी जो प्लानिंग और उसकी जो कंट्रोलिंग है, उसकी जो हैंडलिंग है, वो आसान हो जाएगी। इज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और एक्सटेंशंस। जब आपके पास कोई ब्रांड मौजूद होता है तो उस ब्रांड के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये वेरिएंट्स लाइन एक्सटेंशंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रांड एक्सटेंशंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और न्यू ब्रांड्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप नेशनल वालों की एग्जांपल लें, तो नेशनल वाले जो हैं ये एक जैम बना रहे हैं। अब वो नेशनल वालों का जैम, नेशनल इज द ब्रांड, जैम इज द प्रोडक्ट कैटेगरी, लेकिन आप जाएंगे तो आपको उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स मिलेंगे। आपको वो मैंगो में भी मिलेगा, एप्पल में भी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी भी में मिलेगा, मिक्स में भी मिलेगा, ऑरेंज में भी मिलेगा। ये उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स या लाइन एक्सटेंशन। तो लाइन एक्सटेंशन होने के लिए पहले ब्रांड का होना जरूरी है कि ये नेशनल जैम के मुख्तलिफ वेरिएंट्स। इसको हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद कस्टमर लॉयल्टी है। तो कस्टमर लॉयल्टी में याद रखिएगा कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के साथ लॉयल नहीं होते, वो हमेशा किसी ब्रांड के साथ लॉयल होते हैं, चाहे वो ब्रांड एक प्रोडक्ट कैटेगरी है या कोई कंपनी है। तो कस्टमर्स की लॉयल्टी हमेशा ब्रांड्स के साथ होती है। जब तक वो एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो कस्टमर्स की लॉयल्टी को आप अचीव नहीं कर सकते। जी अच्छा, इसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ब्रांड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें ब्रांड्स बनाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट शेयर की है, टॉप 10 ब्रांड्स ऑफ 2020, क्योंकि 2021 अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो पिछले साल के जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं वो आपके सामने हैं, और इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वर्थ है, वो भी आप देख सकते हैं कि जो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है एप्पल, उसकी जो वर्थ है $323 बिलियन, 323 अरब डॉलर जो है। यानी अगर आप इस ब्रांड का नाम इस्तेमाल करना चाहें तो आपको इस कंपनी को 323 अरब डॉलर जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ब्रांड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस, ये वर्थ जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरीज की नहीं हो सकती। जी अच्छा, इसके बाद हम आखिर में बात करेंगे ब्रांड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, कि जब हम ब्रांड्स बनाते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, और कहाँ कहाँ पे हमारे लिए मुख्तलिफ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकल सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो है सेवी कस्टमर्स। देखें जी, आज का जो कस्टमर है वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है, और वो वेल एक्सपीरियंस्ड भी है, वो बड़ा समझदार है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बहुत सारे जराए हैं। वो कंपनी की वेबसाइट भी ब्राउज करेगा, वो किसी ब्रांड की जो पैकिंग के ऊपर डिटेल्स हैं वो भी पढ़ेगा, वो अपने जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी मशवरा करेगा, वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाके भी देख सकता है, और मुख्तलिफ कंपनीज के ब्रांड्स को कंपेयर कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी कर सकता है। लिहाजा उसको कायल करना कि आप हमारा ब्रांड खरीदें, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये एक चैलेंज बन गया। लिहाजा इसमें सरवाइव कौन करेगा? सिर्फ वो कंपनीज जिनके ब्रांड वाकई बहुत अच्छे हैं, वाकई दूसरों से सुपीरियर है। इसके बाद आ जाते हैं इंक्रीजिंग कंपटीशन, स्पेशली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कंपटीशन मार्केट में ज्यादा होता जा रहा है। आप देखें कि जो मोबाइल कंपनीज हैं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कंपनीज कम थी, ऐसा ऐसा ये बढ़ती जा रही हैं। जो नेटवर्क कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह से किसी भी फील्ड में देख लें, जो कंपटीशन है वो ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे नई नई कंपनीज वो आ गई। अब वो नई कंपनीज लोकल भी हैं, और जो ग्लोबलाइजेशन के फैलाव की वजह से बाहर से भी कंपनीज आके जो है वो आपको टफ कंपटीशन देती है। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो फिर ब्रांड्स को लेके चलना और एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करना मुश्किल होता जाता है। नंबर 3 इज कोरोना एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न। आप देखें कि रिसेंटली जो कोरोना है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तो अपनी जगह पे,
लेकिन जो इकोनॉमिक डाउन टर्न आया है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो तबाह हो गए, और जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर थे लॉकडाउन की वजह से, उनको उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो गया। लोगों की जो बाइंग पावर है वो कम हो गई। अब ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो बन गए लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो है वो उनकी बाइंग पावर कम होने की वजह से वो प्रीमियम प्राइस नहीं दे सकते। वो महंगे जो ब्रांड्स हैं वहां से जो लोअर प्राइस ब्रांड्स हैं उन पे स्विच कर रहे हैं, और ये एक चैलेंज बन गया जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं उनके लिए कि अब क्या किया जाए। फिर ब्रांड प्रोलिफरेशन है जी। प्रोलिफरेशन से मुराद है कि एक ब्रांड जो है वो सिंपली एक ब्रांड नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, लाइन एक्सटेंशंस हैं, ब्रांड एक्सटेंशंस हैं, और न्यू ब्रांड्स हैं। तो जब एक ब्रांड से बहुत सारी चीजें निकल आती हैं ना, तो फिर एक बड़ा मिक्स अप सा हो जाता है। तो कस्टमर जो है उसके लिए चॉइस भी थोड़ी सी, जब ऑप्शंस बढ़ जाती हैं तो चॉइस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसको सेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो दुकानदार हैं, अब अगर मिचल्स जैम की मैंने एग्जांपल दी थी कि उसी के जैम के कोई 5-7 वेरिएंट्स हैं। अब एक छोटा सा दुकानदार आप इमेजिन करें कि आपके मोहल्ले में बैठा है, तो उसने जैम एक प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेते हैं, उसने जैम रखना है, तो अब उसने 2-3 ब्रांड्स तो मस्ट रखने हैं, 3 ब्रांड्स तो हर दुकान पे आपको मिल जाएंगे। उसने नेशनल भी रखना है, उसने मिचल्स भी रखना है, उसने हो सकता है शिजान भी रखना हो। अच्छा, अब ये 3 ब्रांड्स हैं, फिर हर ब्रांड के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। तो अगर मिचल्स जैम के जो है वो 5-7 वेरिएंट्स हैं, तो वो कौन कौन सा वेरिएंट रखेगा? फिर शिजान वालों के वेरिएंट्स हैं, फिर नेशनल वालों के वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे आ गए। फिर हर वेरिएंट जो है, वेरिएंट से मुराद मैं उसके जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। एप्पल जैम है, मैंगो जैम है, मिक्स फ्रूट जैम है। फिर हर एक की कितनी कितनी क्वांटिटी वो रखेगा? अगर वो एक एक बॉटल रखे, या 2-2 रखे, या 3-3 रखे, तो उसको तो सिर्फ जैम की प्रोडक्ट कैटेगरी में उसकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, और उसको रखने के लिए खासी जो शेल्फ स्पेस है वो चाहिए। तो वो इस चीज को ज्यादा जो है वो हो सकता है पसंद ना करें। तो कंपनी के लिए भी थोड़ा सा इसमें चैलेंज आ जाता है, कस्टमर्स के लिए भी आ जाता है, और जो सेलर्स हैं उनके लिए भी आ जाता है, और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जाहिर है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि इसमें एक और फिनोमेना आ जाता है, कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन से मुराद ये होती है कि जब आप एक ही ब्रांड के मुख्तलिफ वेरिएंट्स ऑफर कर देते हैं, तो वो एक दूसरे का जो चूंकि एक ही तरह की चीज है, तो वो एक दूसरे का जो मार्केट शेयर है वो खाना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप ऑरेंज फ्लेवर ऑफर कर रहे थे, अब आपने जो है वो ब्लूबेरी जो फ्लेवर है वो भी ऑफर कर दिया है, तो नया जो सिर्फ एक ब्रांड या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑफर कर देना ये काफी नहीं है। अब होगा ये कि हो सकता है कि जो लोग पहले ऑरेंज खरीद रहे हैं वो ऑरेंज से ब्लूबेरी में शिफ्ट हो जाएं, बजाय इसके कि आप कहें कि पहले जो ऑरेंज ले रहे थे वो ऑरेंज लेते रहेंगे, assumption ये होती है, और जो ब्लूबेरी वाले वो नए कस्टमर्स आ जाएंगे। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जो ऑरेंज वाले हैं वही टेस्ट चेंज करने के लिए ब्लूबेरी जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, तो ऑरेंज की जो सेल्स हैं वो कम हो जाती है। इस फिनोमिना को मार्केटिंग की जुबान में कैनिबलाइजेशन कहते हैं। तो ब्रांड प्रोलिफरेशन में ये फिनोमिना भी हो सकता है। इट्स अ चैलेंज जी। इसके बाद है जी मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन। मीडिया में बड़ा रैपिडली जो है वो चेंजेस आ रहे हैं ट्रेंड्स में। जो अब ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें हमारा न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थे, टेलीविजन था, रेडियो था, अब वहां से ज्यादा जो लोग हैं वो स्विच कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें हमारा सोशल मीडिया है खास तौर पे। तो अब ये एक चैलेंज बन गया है कि जो हमारी मुख्तलिफ जनरेशन हैं, हमारे जो सीनियर जनरेशन है उसके लिए हमने कौन सा मीडिया रखना है, जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए हमने कौन सा मीडिया रखना है, और जो इन बिटवीन जनरेशन आ रही है उसको हम कैसे जो है वो उस तक अपना जो मैसेज है वो पहुंचाएंगे। फिर इसके बाद है डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स, नई नई कंपनीज आ गई, और हर कंपनी जो है उसके कुछ ना कुछ फीचर्स हैं। लिहाजा जो डिफरेंशिएट करना ना कि आप हमारा ही ब्रांड क्यों खरीदें, ये मुश्किल हो गया। क्योंकि एक चीज जो पहले आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन थी, उसी तरह की यूनिक चीज कोई और कंपनी भी ले आई,
तो अब वो यूनिक नहीं रही क्योंकि वो दूसरे भी ऑफर कर रहे हैं। अगर पहले आप प्राइस में बड़े कंपेटिटिव थे तो अब कोई दूसरी कंपनी आ गई उसी प्राइस रेंज में। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो उसी क्वालिटी पे कोई दूसरी कंपनी आ गई। आपके फीचर्स बहुत अच्छे थे, उसी तरह के फीचर्स किसी और कंपनी ने देना शुरू कर दिए। आपकी पैकिंग बड़ी जबरदस्त थी, किसी और कंपनी ने उससे बेहतर पैकिंग बना दी। तो यूं अपने आप को डिफरेंशिएट रखना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर है जी डिक्रीजिंग ब्रांड लॉयल्टी इन मैनी कैटेगरीज। बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज में लॉयल्टी जो है वो कम होती जा रही है, और उसकी रीजन भी एक तो इंक्रीज कंपटीशन है कि जब नई नई चीजें आ जाती हैं तो लोग उनको ट्राई करना चाहते हैं, लोग उनके मुख्तलिफ जो नई बेहतर फीचर्स की वजह से उनको खरीदना चाहते हैं, तो वो पहली कंपनी के साथ उस तरह से लॉयल नहीं रहते। दूसरा ये कि जो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और लोगों की बाइंग पावर कम होने की वजह से भी ऐसा होता है कि लोग जब एक प्रीमियम प्राइस पे जिस ब्रांड को खरीद रहे थे उसी तरह का ब्रांड अगर उन्हें थोड़ी कम कीमत पे मिलना शुरू हो जाए तो वो लोग उधर स्विच कर जाते हैं। फिर उसके बाद है जी ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंड स्टोर ब्रांड्स। आप किसी भी अच्छे स्टोर पे चले जाएं, अल्फते पे चले जाएं, या आप यूरो पे चले जाएं, या आप रेनबो पे चले जाएं, या किसी भी इस तरह के स्टोर पे, तो अब ना सिर्फ आपको वहां पे जो नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलते हैं बल्कि उसके साथ साथ जो स्टोर वालों के अपने ब्रांड्स हैं या जो लोकली अवेलेबल ब्रांड्स हैं वो भी मिलते हैं। तो इन स्टोर या प्राइवेट ब्रांड्स की वजह से जो कंपटीशन है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आमतौर पे इनकी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी कम रखी जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको मसाला जात खरीदने, तो मसाला जात में नेशनल जो है ये नंबर 1 कंपनी पाकिस्तान में, फिर शान आ जाती। तो अगर तो कंपटीशन इन दोनों के दरमियान था तो फिर तो बात फिर भी समझ आती थी कि नेशनल और शान दो बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन बहुत सारे जो स्टोर्स हैं और इवन बहुत सारे जो प्राइवेट छोटे लेवल की कंपनीज हैं उन्होंने अपने अपने ब्रांड्स बना के और उसको भी बेचना शुरू कर दिया स्टोर पे, जिनकी कीमत नेशनल से या शान से जो है वो थोड़ी सी कम रखी जाती। तो ये भी उन्हें टफ टाइम देते हैं, ये यहाँ पर भी एक चैलेंज जो है वो आ जाता है। इसके बाद इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग। मौजूदा दौर में जो कंपटीशन की वजह से कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। कंपटीशन के अलावा और भी डायनामिक्स हैं इसके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग बढ़ने की वजह से अब जो प्रॉफिट्स हैं उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से फिर जो प्राइस बेस्ड कंपटीशन है उसकी वजह से रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। यानी एक तरफ तो आपको कॉस्ट प्राइस कम रखना पड़ती है, दूसरी साइड पे जो है वो कॉस्ट बढ़ती जा रही, तो जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। तो कंपनीज के लिए, ब्रांड्स के लिए ये भी एक चैलेंज है जी। फिर मीडिया फ्रेगमेंटेशन है। मीडिया के बहुत सारे जो है वो अब ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें मैंने पहले जिक्र भी किया है कि प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में फिर न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। उसके बाद सोशल मीडिया में कई ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद आपके पास प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, कैंपेन्स हैं, इवेंट्स हैं। तो जब इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है कि हम कौन सा जो मीडिया वो सिलेक्ट करें, और बजट हमारे पास लिमिटेड होता है, हम कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी स्पेंडिंग करें, ये बजटिंग करना एक मुश्किल टास्क बन जाता है। तो मीडिया फ्रेगमेंटेशन इस चीज को एक चैलेंजिंग टास्क बना देती है, आपने अपने ब्रांड को कैसे लेके चलना। फिर इमरजेंस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोरोना टाइम्स। अच्छा, शुरू से हम इसको, इस टॉपिक को जो पढ़ते आए हैं ना, टॉपिक था ब्रांडिंग, ब्रांड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं चैलेंजेस ही हमें लगे, यानी ये मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा चैलेंजेस के अंदर से निकलती हैं। जब चैलेंज होगा तो अपॉर्चुनिटी निकलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी साथ साथ ही हैं। मिसाल के तौर पे जब हम ये बात करते हैं कि कोरोना आने की वजह से ऑलमोस्ट इसको 1.25 साल हो गया, तो पिछले साल मार्च से ये पाकिस्तान में शुरू हुआ। तो कोरोना आने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारा जो बिजनेस है कंपनीज का वो ख़त्म हो गया, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ गई। वहाँ पे सर्टेन ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ग्रो किया ऐसे हालात में भी। आप देख लें कि हमारा जो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, हमारी जितनी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन चली गई, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर को बूम जो है वो मिला। आप ये लेक्चर ही देख लें कि इस वक्त जूम पे चल रहा है।
फिर हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बूम पे चला गया, क्योंकि लोग जो है वो कोरोना के लिए मेडिसिन या इसके ऊपर जो इसकी वैक्सीनेशन पे काम होना शुरू हुआ, रिसर्च, मेडिकल रिसर्च पे काम होना शुरू हुआ। तो जो मेडिकल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो उनका ग्राफ ऊपर गया। तो सर्टेन ऐसी चीजें वो यकीनन ऊपर गई, यानी उनके लिए तो बहरहाल इसमें अपॉर्चुनिटीज थी। तो अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। कुछ ब्रांड्स या कंपनीज के लिए चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल आती हैं। तो हमें इसी तरह के हालात में अपनी जगह बनानी होती है। याद रखिए, हमारी पर्सनल लाइफ भी ऐसे ही है। हमारी पर्सनल लाइफ में आसानियां भी हैं, मुश्किलात भी हैं, और ये थ्रू आउट सिलसिला ऐसे ही चलता है। तो इन्हीं के दरमियान में हमें रह के सरवाइव करना होता है और अपनी जगह बनानी होती है, और इन्हीं आसानियों में अपने लिए जो जगह है ना वो तलाश करनी होती है। अच्छा, इसके बाद है जी नंबर 12, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। जो ब्रांड्स या कंपनीज हैं जी, इनकी जो जिम्मेदारियां ना वो बहुत ज्यादा होती हैं। इनको सिर्फ एक डायमेंशन पे नहीं लड़ना होता है, ये कई डायमेंशंस पे लड़ रहे होते हैं बेचारे। देखें, एक कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी होते हैं, और शेयर होल्डर्स जो है वो चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, हमारे जो कैपिटल गेन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। कंपनी भी यही चाहती है, क्योंकि कंपनी को अपना जो फाइनेंशियल रिप्यूट अच्छी रखने के लिए शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा जो प्राइसेस हैं वो चार्ज करें, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े और आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो खुश रहें। दूसरी साइड पे जो कस्टमर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मिले कम से कम प्राइस पे। तो कस्टमर्स को मुतमईन रखना भी जरूरी है। तीसरी साइड पे जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो भी आपको कंटिन्यूसली एक चैलेंज दे रहे होते हैं प्राइस के हवाले से, क्योंकि अगर वो प्राइस कम करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगी। तो यहाँ पर भी चैलेंज आ जाता है। चौथी साइड पे ये भी देखा जाता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी वेलफेयर वो कितना ज्यादा है। तो जाहिर है कि जब आप कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए भी करेंगे, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, तो जितना आप कंट्रीब्यूट करते जाएंगे उतने आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी श्रिंक होंगे। लिहाजा ये एक चैलेंज बन जाता है कि हमने अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश रखना है, हमने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड रखना है, हमने जो कंपटीशन है उसमें भी आगे निकलना है, और उसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसकी वेलफेयर के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना है, और जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो करना है। लिहाजा ये जो एक मल्टी डायमेंशनल जंग है ये हमें लड़ना पड़ती है एज ब्रांड मैनेजर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जी ब्रांडिंग के हवाले से, कि ब्रांडिंग ब्रांड्स जो हैं वो किन किन कैटेगरीज में बनाए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ को आप ब्रांड बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, कस्टमर्स के लिए क्या हैं, और मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हैं, और आखिर में हमने बात की कि ब्रांड्स के लिए मौजूदा दौर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए मौजूद है। इसके बाद इंशाल्लाह हम टॉपिक 3 जो है उसमें जो स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर बात करेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।